हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन न्यू लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था प्लांट ग्रोथ एंड हॉर्मोन्स और काफी क्वेश्चन हमने कर लिए थे। चैप्टर इजी है, डेफिनेशन आती है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हार्मोन के फंक्शन पर बहुत ज्यादा अटेंशन रखनी है, एग्जाम में हार्मोन का फंक्शन ही आएगा। और इसके साथ जो इस चैप्टर में छोटी छोटी डेफिनेशन है जैसे कि वैनिलाइजेशन, फोटोपिज्म, इनका बस आपको थोड़ा सा जनरल आइडिया चाहिए। क्वेश्चन यहाँ सिंपल ही आएगा, तो जरा देखते हैं क्वेश्चन ये वाला। सिलेक्ट द करेक्ट मैच। आपको यहाँ पर इसका सही कॉम्बिनेशन करना है। एक है प्लास्टिसिटी, एक है डी डिफरेंशिएशन, एक है डी डिफरेंशिएशन, और इधर मैच करने के लिए दिया है फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क, फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप ऑफ लीव्स, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क कैम्बियम। तो ये आपको यहाँ इस तरीके से वो मैच करके क्वेश्चन देता है। सबसे पहले देखते हैं ये प्लास्टिसिटी होती क्या है। देखिए प्लास्टिसिटी क्या होती है। प्लांट के जो वेरियस पार्ट होते हैं, उसमें लीफ हो सकती है, रूट हो सकती है, स्टेम हो सकती है। जो प्लांट्स के जो वेरियस पार्ट होते हैं वो अपने जो एनवायरमेंट है, अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग वो उसमें कुछ चेंजेस लेके आते हैं। ठीक है, वो अपने कुछ पार्ट्स को मॉडिफाई करते हैं। जैसे आपने वो कैक्टस देखा है, आपने जो है वो इंसेक्टिवर्स प्लांट देखे हैं, आपने जो है वो कस्कुटा अमरबेल देखे हैं। तो इसमें कुछ ना कुछ पार्ट इसका एनवायरमेंट के हिसाब से जो है वो मॉडिफाई हो जाता है, और इसी बात को हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। तो इसी बात को हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। अब प्लास्टिसिटी क्या है, एक ये बड़ी टर्म्स हो गई, फिर इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी में है वो है हिट्रोफिली। क्या है? हिट्रोफिली। तो हिट्रोफिली का मतलब होता है एक ही प्लांट के ऊपर दो टाइप की लीफ मिलती है। तो इस बात को हम कहते हैं हिट्रोफिली कहते हैं। और ये प्लास्टिसिटी का एक एग्जाम्पल हो गया। आपकी बुक में बटर कप है इसका एग्जाम्पल, रेननकुलस इसका एग्जाम्पल है। इसमें ये बताया गया है लॉकिस्पर में ये बताया गया है, या जो कोरिएंडर होता है, धनिया का जो प्लांट होता है, उसमें दो टाइप की लीफ मिलती हैं। जब प्लांट छोटा होता है तो उसकी लीफ थोड़ी अलग होती हैं, और जब प्लांट थोड़ा मैच्योर हो जाता है तो वो लीफ अलग हो जाती है। उसके एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिए हैं, तो आप उस डायग्राम को थोड़ा देखने की कोशिश करें वहां पर। और एक एग्जाम्पल दिया है कौन सा, रेननकुलस या बटर कप का। मतलब ये एम्फीबियस प्लांट होता है, आधा प्लांट पानी के अंदर है और आधा प्लांट पानी के बाहर है। तो जो पानी के अंदर वाला पोर्शन है उसकी लीफ कैसे होती है, डाइसेक्टेड होती है, वो कटी फटी होती है। जबकि जो पानी के बाहर वाला पार्ट है उसकी लीफ इंटैक्ट होती है। तो यहाँ क्या मैच हो गया, यहाँ मैच हो गया ये इसके साथ मैच हो गया। ठीक है ना, ये अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे। आपके एनसीईआरटी में तीन डेफिनेशन है। एक है डिफरेंशिएशन, एक है डी डिफरेंशिएशन और एक है रीडिफरेंशिएशन। तो इसको आप समझने की कोशिश करें और इसके एग्जाम्पल भी समझने की कोशिश करें क्या होता है। देखिए आपको पता है मेरिस्टेमेटिक सेल होती है, वो लगातार डिवाइड करती रहती हैं, नई नई सेल बनाती रहती हैं। वो नई नई सेल भी जो है आगे मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को मेंटेन रखती हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब इन सेल को अपनी जो डिवाइडिंग कैपेसिटी है उसको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अब सेल को किसी काम करने के लिए मॉडिफाई होना है। ठीक है, कोई रूट हेयर बन जाएगा, कोई एपिडर्मिस बन जाएगा, कोई कोर्टेक्स बन जाएगा, कोई पेरिसाइकल बन जाएगा, कोई जाइलम बन जाएगा, कोई फ्लोएम बन जाएगा। तो जब मेरिस्टेमेटिक सेल अपनी डिवीजन की एबिलिटी को छोड़ देती हैं और वो परमानेंट हो जाती हैं, कुछ काम करने के लिए मॉडिफाई हो जाती हैं, तो इस बात को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। क्या का? डिफरेंशिएशन। चलिए कोई बात नहीं, तो बॉडी की सारी सेल ऐसी बनती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, प्लांट को कुछ दूसरे स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत होती है। तो अब एक प्रोसेस होता है, वो परमानेंट सेल जिन्होंने अपनी जो डिवाइडिंग कैपेसिटी है उसको छोड़ दिया था, वो उसको फिर से वापस लेके आती है ऑन डिमांड। प्लांट को क्योंकि डिमांड है, प्लांट को नीड है इस बात की, तो वो क्या काम करती हैं, परमानेंट सेल फिर से जो है मेरिस्टेमेटिक एबिलिटी को वापस लेके आती हैं
वो डिवाइड करना स्टार्ट कर देती हैं, नई नई सेल बनाती हैं। तो इस बात को हम कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया था, जो सेकेंडरी ग्रोथ होते हैं ना, सेकेंडरी ग्रोथ में याद है आपके वो वेस्कुलर कैम्बियम बनता था, वेस्कुलर कैम्बियम बनता था, कोक कैम्बियम बनता था, तो ये उसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम और कोक कैम्बियम इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब प्लांट की नीड पूरी हो जाती है, ठीक है, सेल जो है, सेल जो पहले परमानेंट थी अब वो फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल बन गई, उसने डिवाइड करके नई नई सेल बनाई। अब जब उसने डिवाइड करके नई नई सेल बना दी, वो फिर से क्या काम करती है, वो फिर से परमानेंट रहती है, वो फिर से क्या काम करती है, वो फिर से अपने डिवीजन को छोड़ देती है। तो इस बात को हम क्या कहेंगे, इस बात को हम कहेंगे रीडिफरेंशिएशन कहेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल आप जानते हैं, जैसे कि वो बनती है कोक कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम क्या बनाता है, वेस्कुलर कैम्बियम बाहर क्या बनाता है, बाहर वो बनाता है सेकेंडरी फ्लेम, अंदर बनाता है सेकेंडरी जाइलम बनाता है ना। ठीक है, ऐसे ही कोक कैम्बियम क्या बनाता है, कोक कैम्बियम क्या बनाता है, वो कोक बनाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या है यहाँ पर डी डिफरेंशिएशन, बताइए। तो डी डिफरेंशिएशन हो गया ये फॉर्मेशन ऑफ कोक कैम्बियम, कोक कैम्बियम भी हो सकता है और वेस्कुलर कैम्बियम दोनों हो सकते हैं। और डी डिफरेंशिएशन हमने बताया फॉर्मेशन ऑफ कोक। तो ये स्टूडेंट आपने बहुत अच्छी तरह से ये याद करना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे। नेक्स्ट हमारे पास में आपको है, इफ ए मेरिस्टेमेटिक फेज है, बी यहाँ पर फेज ऑफ इलोंगेशन है, सी यहाँ पर फेज ऑफ मैचुरेशन है, व्हाट इज द सीक्वेंस ड्यूरिंग पीरियड ऑफ द ग्रोथ। ठीक है, तो अब इसमें आपको ये सही सीक्वेंस पता लगाना है कि जब कोई प्लांट के अंदर ग्रोथ होती है वो 3 फेज में पूरी होती है, वो 3 फेज कौन कौन सी है, बताइए क्या क्या होगा। तो पहले तो इसमें मेरिस्टेमेटिक फेज आएगी, सेल नई नई सेल बनाएगी, उसके बाद सेल थोड़ा इलोंगेट हो जाएंगी तो दिया जाएगा, उसके बाद वो सेल मैच्योर हो जाएगी, इसे कहेंगे फेज ऑफ मैचुरेशन। तो इसका आंसर ये पहला ही आ गया है। ठीक है, तो फर्स्ट ही इसका बेटा आंसर आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है, देखिए आ जाते हैं एग्जाम में, स्कोरिंग तो हमें करनी है, कहीं से भी आए स्कोरिंग को। नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये क्या है, 2 टाइप ऑफ ग्रोथ शोन इन द फिगर, सिलेक्ट द करेक्ट वन। आपको सही चॉइस देनी है, हालांकि मैंने आपको ऑप्शन में दिए, लेकिन मैं इसको आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू समझाना चाह रहा हूँ। देखिए ये कह रहा है कि ये कोई एक सेल थी यहाँ पर, उसने डिवाइड किया और जो है 2 सेल बना दी। 2 सेल में क्या हुआ, 2 सेल में एक तो बन गई परमानेंट और ये तो परमानेंट, और फिर क्या हुआ, इस सेल ने डिवाइड करके ये 2 सेल बनाई, 2 में से एक क्या हो बेटा, एक हो गई परमानेंट, तो ये भी परमानेंट, ये भी परमानेंट। अब ये सेल बची, अब इसने फिर से डिवाइड किया तो 1 2 फिर से 2 सेल बन गई, फिर से क्या हुआ, एक परमानेंट हो गई, फिर सिंगल सेल बची, तो ये तो ठीक है। तो ये जो है ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, ये ऐसे चलता रहेगा। इसमें क्या होगा, एक सेल 2 सेल बनाएगी, लेकिन दोनों में से क्या है, 2 सेल में से एक क्या हो जाएगी, अपना डिवीजन छोड़ देगी, वो परमानेंट हो जाएगी, जबकि दूसरी सेल जो है अपने डिवीजन को कंटिन्यू रखेगी। तो आपको यहां बताना इस ए वाले एक जो ग्रोथ मोड है उसका नाम क्या है, ए यहां बताना क्या है, और इसका आपको ग्राफ बताना है, इसका ग्राफ कैसा आएगा बताओ। ठीक है, तो ये 2 सेल थी, एक परमानेंट हो गई, फिर इसने 2 बनाई, एक है, फिर ये परमानेंट हो गई, ये पहले से परमानेंट थी। ठीक है, इसने फिर से 2 बनाई, ये 2 पहले से परमानेंट थी, अब ये भी परमानेंट हो गई, एक ही। तो बेटा इस ग्रोथ को आपके एनसीईआरटी में याद ही करना है, सिर्फ इस ग्रोथ को एनसीईआरटी में कहते हैं, इसको हम कहते हैं अरिथमेटिक ग्रोथ। क्या कहते हैं इसको, एक क्या आ गया, ये हो गया अरिथमेटिक ग्रोथ। ठीक है, तो ग्राफ कैसा आएगा इसका, तो इसका ग्राफ भी याद करना, ग्राफ इसका लीनियर आएगा। ठीक है, ग्राफ कैसा आएगा बेटा इसका, ग्राफ इसका लीनियर आएगा, ये आपने याद करना, लीनियर ग्राफ आएगा। और इसमें एक फॉर्मूला भी है, LT = L0, ऐसा कुछ फॉर्मूला है, वो भी आपने लर्न करना है। नेक्स्ट, ये 2 सेल थी, 2 ने डिवाइड किया तो ये 4 बन गई, 4 ने डिवाइड किया तो 8 बन गई, ये 2 बन गई, ये 4 बन गई, ये 8 बन गई, ये 16 बन गई। यहां जितनी सेल बनी थी उन सेल ने क्या किया, वो डिवीजन को आगे कंटिन्यू किया,
वो लगातार जो है कंटिन्यू कर रही है, अपने नंबर को इंक्रीज कर रही है, तो बताइए ऐसी ग्रोथ को हम क्या कहने वाले हैं? ऐसी ग्रोथ को हम कहते हैं बी, ज्योमेट्रिकल ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ज्योमेट्रिकल। इसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। और इसका ग्राफ आप जानते हैं, इसका ग्राफ कैसा आएगा? इसका ग्राफ सिग्मोइड आएगा, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा होता है? सिग्मोइड, एस शेप या सिग्मोइड इसका ग्राफ आता है। और इसमें आप जानते हैं 3 फेज होती हैं। स्टार्टिंग में ग्रोथ स्लो होती है, उसको कहते हैं लॉग फेज। उसके बाद एकदम से ग्रोथ ज्यादा हो जाती है, उसको कहते हैं लैग फेज। और बाद में वो फिर से जो है कांस्टेंट हो जाती है, उसे कहते हैं स्टेशनरी फेज कहते हैं। तो ये आपने याद करना। फिर इसके वो एक इसका फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपने याद करना है, ठीक है। ऐसे याद करना है। क्वेश्चन नंबर 4, ये तो डेफिनेशन है। इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द डे, लाइट ड्यूरेशन ऑन फ्लावरिंग इज नोन एज द। बताइए क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ फ्रूट आते हैं समर में आते हैं, कुछ फ्रूट जो है विंटर में आते हैं, तो उसके पीछे कौन सी बात काम कर रही है? क्या आप जानते हैं? इसके पीछे बेटा काम कर रहा है फोटोपियोडिज्म नाम का एक फिनोमेना काम कर रहा है। एक्चुअली बहुत सारे प्लांट को फ्लावर बनाने के लिए अलग अलग टाइम के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है। दिन जो है आमतौर पर वो 12 घंटे का दिन होता है, और इसी बात को हम कहते हैं क्रिटिकल लेंथ। तो दुनिया में कुछ प्लांट ऐसे हैं बेटा जिनको 12 घंटे से ज्यादा लाइट चाहिए अगर उसमें फ्लावर बनाने हैं, तो इन्हें हम कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है। अगर इनको जो है 12 घंटे से कम लाइट मिलेगी तो फिर ये फ्लावर नहीं बना पाएंगे। वहीं दूसरे कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको अगर फ्लावर बनाने हैं तो उनको जो सनलाइट है वो 12 घंटे से कम चाहिए, तो इनको कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट। अब अगर इनको ज्यादा लाइट मिलती है दिन भर तो फिर वो फ्लावर नहीं बनाएंगे। वहीं कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो इस चीज से अनअफेक्टेड रहते हैं कि डेली ड्यूरेशन ऑफ लाइट कितनी है, दिन की लेंथ कितनी है, तो उन्हें कहते हैं डे न्यूट्रल प्लांट कहते हैं। आप इनके एग्जाम्पल याद करें, ठीक है। एग्जाम्पल आते तो नहीं, लेकिन चलो एक दो याद कर लेंगे तो ठीक है। तो बताइए क्या आंसर आ गया? इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डे नोन एज द, इस बात को कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। नहीं, इसे कहेंगे फोटोपियोडिज्म, ठीक है। और यहाँ साइंटिस्ट का नाम भी पूछ लेते हैं। ये किसने किया था? ये 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था ये एलार्ड एंड गार्नर। तो ये 2 साइंटिस्ट ने इस बात को डिस्कवर किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, Which hormone responsible for initiation of flower after receiving stimulus of photoperiodism? ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन आ रहा है कि भाई चलो ये जो डेली ड्यूरेशन है, लाइट की जो डेली ड्यूरेशन है या दिन कितने घंटे का है, ये प्लांट के लिए क्या हुआ? ये प्लांट के लिए स्टिमुलस हुआ। चलो स्टिमुलस हो गया, अब इस स्टिमुलस को कोई तो रिसीव कर रहा होगा ना। जैसे हमें ठंड लगती है, बताइए हमें ठंड लगती है, हमें गर्मी लगती है, तो बताइए ये बात हमें कैसे महसूस होती है कि हमें गर्मी लग रही है? बताइए, क्योंकि इसके लिए हीट के लिए हमारी बॉडी की स्किन में सेंसर लगे होते हैं। तो जैसे ही बाहर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है वो सेंसर एक्टिवेट हो जाते हैं और इस बात की इंफॉर्मेशन वो ब्रेन को पहुंचा देते हैं। उसके बाद हमें ब्रेन बताता है कि भाई गर्मी लग रही है, आप फैन चला लो, एसी चला लो, कूलर चला लो। तो ऐसे ही प्लांट के अंदर भी कुछ खास टाइप के जो हैं सेंसिटिव स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ केमिकल होते हैं जो इस डेली ड्यूरेशन ऑफ लाइट को रिसीव करते हैं। उसके बाद वो कुछ खास टाइप के हॉर्मोन्स बनाते हैं। ये हॉर्मोन्स लीफ के अंदर बनते हैं, लीफ से बनकर ये स्टेम के अंदर जाते हैं और फिर ये स्टेम को जो है फ्लावर बनने के लिए इंड्यूस करते हैं। उस हार्मोन का नाम है फ्लोरिजन। क्या नाम है? फ्लोरिजन। और ये कहाँ बनता है? ये लीफ के अंदर बनता है। यानी कि जो डेली ड्यूरेशन है दिन की, वो कौन रिसीव कर रही है? वो लीफ रिसीव कर रही है। वो लीफ का ही कमाल है। और फिर लीफ से क्या बनना है? लीफ से हार्मोन बनना है फ्लोरिजन। तो बताइए आंसर क्या आया? विच हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग आफ्टर रिसीविंग स्टिमुलस ऑफ द फोटोपियोडिज्म? तो ये आ गया फ्लोरिजन इन लीव्स। तो ये क्वेश्चन 19 इस बार है, लेकिन वहां उन्होंने सिंपल क्वेश्चन पूछा था। चलिए नेक्स्ट,
द मेथड ऑफ इंड्यूसिंग अर्ली फ्लावरिंग बाय प्री ट्रीटमेंट ऑफ सीड विद ए सर्टेन लो टेम्परेचर इज नोन एज द, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हमें जल्दी ही फ्लावर बनाने हैं तो हम सीड को कुछ देर के लिए लो टेम्परेचर पर रखते हैं, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको रखते हैं 10 दिन के लिए वाटर के अंदर सोक करके, और उस बाद में जब उस सीड को हम लगाते हैं सॉइल के अंदर तो देखने में ये आया है कि वो बहुत जल्दी वहां से फ्लावर बन जाते हैं। तो इस बात को हम कहते हैं वर्नेलाइजेशन। क्या कहते हैं इस बात को, ये आगे इस बात को हम कहते हैं वर्नेलाइजेशन। लेकिन इसके बारे में आपने एक दो बातें और याद करनी है। वर्नेलाइजेशन एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, उसका नाम था लाइसेंको। और जो ये जो कोल्ड ट्रीटमेंट है ये भी क्या है, ये भी एक स्टिमुलस है। तो उसको कौन ले रहा है, इसको जो है वो रूट रिसीव करती है और फिर वहां से एक हार्मोन बनता है, इसका नाम है वर्नेलिन। फिर वो वर्नेलिन ही क्या काम करता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई प्री ट्रीटमेंट से ऐसा क्या हुआ कि जल्दी फ्लावर बन गए। भाई प्री ट्रीटमेंट से या वर्नेलाइजेशन से जानते क्या हुआ है, उसने प्लांट की जो वेजिटेटिव फेज होती है, जानते हैं ना वेजिटेटिव फेज होते हैं, जैसे मानते हैं प्री रिप्रोडक्टिव फेज होती है, उसको शॉर्ट कर दिया। उसने प्लांट की जो वेजिटेटिव फेज थी उसको शॉर्ट कर दिया और बहुत जल्दी जो है प्लांट को उन्होंने एक्टिव रिप्रोडक्टिव फेज में जो है वो एंटर करा दिया। इसी बात को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्नेलाइजेशन कहते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है, रिचमंड लैंड इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व इन प्लांट बाय ट्रीटमेंट ऑफ Richmond length effect can be observed in plant by treatment of, ठीक है। मैंने आपको ये कल भी बताया था कि साइटोकाइनिन के पास एक बहुत ही बढ़िया एबिलिटी है, वो क्लोरोफिल को काफी टाइम तक जो है डिस्ट्रक्शन से बचाता है, वो क्लोरोफिल को जो को मेंटेन रखता है। इसी बात को हम कहते हैं रिचमंड लैंड इफेक्ट। तो इसका आंसर उन्होंने ऐसे दिया है, ये सी के साइटोकाइनिन, तो ये आंसर आ गया। ये इथाइलिन है, ये एब्सिसिक एसिड है, ये जिबरेलिन है। तो उन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश किया है, लेकिन आप याद करना ये यहाँ पर सी है। तो स्टूडेंट इसको हम थोड़ा रब करते हैं पहले इसको, है ना, फिर मिलते हैं आपसे भी। हाँ, तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ ए ट्री फ्लावर थ्राइस इन ए ईयर, अक्टूबर, जनवरी एंड जुलाई इन नॉर्दर्न इंडिया, इट इज सेड टू बी। तो बताइए इस प्लांट के बारे में, इस ट्री के बारे में क्या बात ठीक है। पहली बात है फोटो सेंसिटिव बट थर्मो इनसेंसिटिव। इस बात का मतलब है ये लाइट के लिए सेंसिटिव है, लेकिन थर्मो का मतलब यहाँ टेम्परेचर है, लेकिन टेम्परेचर के लिए ये सेंसिटिव नहीं है। दूसरा है थर्मो सेंसिटिव, कि नहीं ये टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव है, जबकि फोटो का मतलब लाइट होता है, उसके लिए जो है ये इनसेंसिटिव है। फिर कह रहा है कि फोटो और थर्मो सेंसिटिव के दोनों के लिए सेंसिटिव है। फिर ये कह रहा है फोटो और थर्मो इनसेंसिटिव। तो बताइए क्या आंसर आने वाला है। सबसे पहले देखते हैं कि इन 3 मंथ में क्लाइमेटिक कंडीशन क्या रहती है। देखिए अक्टूबर में जाहिर सी बात है, अक्टूबर में क्या होता है, मौसम थोड़ा सा नॉर्मल सा होता है, ना ज्यादा जो है कोल्ड होता है और ना ज्यादा हॉट होता है, ठीक ठीक मौसम होता है। जैन आपको पता है नॉर्थ इंडिया में जैन में बहुत ज्यादा जो है कोल्ड सीजन चलता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है। और जुलाई में आप जानते हैं जुलाई में एक्चुअली क्या है, जुलाई में नॉर्थ इंडिया में चलता है मॉनसून, और मॉनसून में क्या होता है, लाइट, क्योंकि क्लाउड रहते हैं मोस्टली टाइम तो लाइट कम होती है, लेकिन टेम्परेचर ठीक ठीक होता है। ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा ही मान के चलेंगे, लेकिन तब भी इन 3 मंथ में ये फ्लावर दे रहा है। इसका मतलब है कि ये जो है ना तो इसके ऊपर जो है कुछ लाइट का इफेक्ट पड़ता है और ना ही इसके ऊपर जो है टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये दोनों के लिए इनसेंसिटिव है। तो आंसर इसका क्या आ गया बताइए, इसका आंसर आ गया फोटो एंड थर्मो इनसेंसिटिव, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द पिगमेंट दैट एब्सॉर्ब रेड एंड फार रेड लाइट इन प्लांट, बताइए ये क्या होगा। ठीक है, ये बात मैं आपको बता रहा था कि जब हम फोटोप्यूरिज्म की बात करते हैं तो जो लाइट आ रही है प्लांट के ऊपर, तो लीफ के अंदर एक खास टाइप का पिगमेंट होता है, प्रोटीन पिगमेंट होता है, उसे हम कहेंगे क्रोमोप्रोटीन। क्वेश्चन आ चुका है इस बार, क्या है,
एक खास टाइप का क्रोमो पिगमेंट होता है, उसको कहते हैं फाइटोक्रोम। और ये फाइटोक्रोम दो फॉर्म में मिलता है, एक होता है फाइटोक्रोम रेड, एक होता है फाइटोक्रोम फार रेड। नाम इस बेस पे रखे गए हैं कि कौन सा जो है कौन से कलर की लाइट को एब्सॉर्ब करेगा। फार रेड का नाम फार रेड इसलिए रखा गया है क्योंकि वो फार रेड वाली लाइट को एब्सॉर्ब करेगा, जो कि 730 नैनोमीटर की रेंज में आती है। फाइटोक्रोम रेड इसलिए नाम रखा गया क्योंकि ये रेड लाइट को एब्सॉर्ब करता है, जो कि 680 के आसपास नैनोमीटर के आसपास आती है। तो बताइए क्या आंसर आ गया? द पिगमेंट दैट एब्सॉर्ब रेड एंड फार रेड लाइट इन प्लांट क्या होगा? ये फाइटोक्रोम आ जाएगा। इससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, ज़ेनसोफिल आपको होता है येलो कलर देता है, साइटोक्रोम हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पढ़ा था, हमने ये रेस्पिरेशन में पढ़ा था, हमने ये जो है वहाँ फोटोसिंथेसिस में भी इसको पढ़ा था। कैरोटीन आपको पता ही है, ये भी रेड कलर का पिगमेंट होता है जो रेड कलर देता है, जैसे कि कैरेट वगैरह को। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ सीड एट लो टेम्परेचर अंडर मॉइस्ट कंडीशन टू ब्रेक इट डोर्मेंसी नोन एज। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बच्चे इसमें बहुत गलती कर बैठते हैं। ठीक है, जरा ध्यान से सुनो। अगर तो वो कहे कि प्री कोल्ड ट्रीटमेंट दे रहे हैं सीड को फ्लावर इंडक्शन के लिए, तो अगर बात करें वो फ्लावर इंडक्शन की, तो हमें आंसर लगाना है वर्नलाइजेशन। ध्यान देना, ठीक है। लेकिन यहां ये क्या कह रहा है? यहां कह रहा है कि लो टेम्परेचर अंडर मॉइस्ट कंडीशन क्या है, उसकी डोर्मेंसी को तोड़ने के लिए, डोर्मेंसी सीड की डोर्मेंसी को तोड़ने के लिए ये प्रोसेस किया जा रहा है। तो इस बात को हम यहाँ पर वर्नलाइजेशन नहीं कहेंगे, इसमें बच्चे बहुत गलती करेंगे। तो इसको हम कहते हैं, क्या कहेंगे इसको? इस बात को हम कहेंगे स्ट्रैटिफिकेशन। क्या कहेंगे इसको? स्ट्रैटिफिकेशन कहेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बात कहूंगा, यहाँ पर डोर्मेंसी होती क्या है। ये मैंने कई बार बताया आपको, सीड को सोइल के अंदर डालने के बाद भी सीड का जर्मिनेशन एकदम से नहीं होता है, क्योंकि कुछ उसके इंटरनल फैक्टर होते हैं। हालांकि एक्सटर्नल फैक्टर ठीक है, लेकिन कुछ इंटरनल फैक्टर होने की वजह से क्या होता है, सीड अभी थोड़ा टाइम लेना चाहता है जर्मिनेशन होने के लिए, क्योंकि उसमें अभी ए भी है, अभी फूड भी सोल्युबल नहीं है, बहुत सारी बातें हैं। इसी बात को हम कहते हैं डोर्मेंसी कहते हैं। तो अगर हम ऐसे सीड को लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट देंगे तो उसे कहेंगे स्ट्रैटिफिकेशन कहेंगे। और इसकी जो सबसे बड़ी वजह हो सकती है, सीड कोट हार्ड हो सकता है, सीड कोट जो है इम्परमिबल हो सकता है, कभी कभी ABA या फेरोलिक एसिड जैसे केमिकल भी सीड के अंदर हो सकते हैं। और यहाँ एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, स्कैरिफिकेशन, इस बात पे आप ध्यान देना, स्कैरिफिकेशन। कभी कभी हम क्या काम करते हैं, जो सीड कोट होता है ना, उसको नाइफ की हेल्प से या शार्प ब्लेड की हेल्प से थोड़ा सा ऐसे स्क्रैच कर देते हैं। क्या करते हैं? उसको स्क्रैच कर देते हैं ताकि उसका सीड कोट जो थोड़ा वीक हो जाए। इस बात को हम कहेंगे स्कैरिफिकेशन। तो ये अगर हम मैकेनिकल मेथड एम्प्लॉय करें टू वीकन द सीड कोट, तो इसे कहेंगे हम स्कैरिफिकेशन कहने वाले हैं। तो ये इसमें आप कंफ्यूज मत होना, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि वर्नलाइजेशन क्या था, स्ट्रैटिफिकेशन क्या था और स्कैरिफिकेशन क्या था। लास्ट क्वेश्चन, द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्सॉर्ब बाय फाइटोक्रोम आर फॉर्म ऑफ फाइटोक्रोम। हमने बताया कि आपको ये रेड कलर की लाइट को एब्सॉर्ब करता है, नाम इसी के बेस पर है। और आपको पता है रेड कलर की लाइट लगभग 680, हाँ ये आ गया, 680 नैनोमीटर की रेंज में पड़ती है। तो ये इसका आंसर ये आ गया। तो ठीक है स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर खत्म हुआ और बहुत अच्छी बात है, आज आपकी जो है प्लांट फिजियोलॉजी टोटली कंप्लीट हो गई है। अब आप इसे करें, बहुत अच्छा टॉपिक थे ये। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।